लोग 11 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पे, इसी बात के साथ कि हम यूजीसी को वापस जो है लागू करा के रहेंगे। मारा जाता है, जुल्म होते हैं, जाति धर्म के नाम पे अन्याय होते हैं, दुकानें बंद करवाई जाती है, बुलडोजर चलाए जाते हैं, गोलियां लगती है। हम तो इतना अन्याय सह के भी कानून पे भरोसा करते हैं, जैसे भी स्वर्ण जाति के लोग लड़े, और जबकि उस यूजीसी गाइडलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं। मैं अधिवक्ता भी हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लोकसभा में प्रतिनिधि हूँ। मैंने वो कहा है कि दिखाइए कहाँ इसमें भेदभाव है। काल्पनिक रूप से दिमाग में बात सोच के कल हमारे बच्चों को मुकदमा हो सकता है, एक काल्पनिक बात को दिमाग में रख के आंदोलन करके सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में खुद को हर अन्याय का सबसे बड़ा प्रवक्ता बताने वाले चंद्रशेखर आजाद आजकल हर मुद्दे पर मुखर हैं। संसद से सड़क तक, कैमरे से मंच तक उनकी आवाज लगातार सुनाई देती है। वे खुद को दलितों पिछड़ों का सबसे बड़ा प्रहरी बताते हैं और हर बहस में नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन यही क्रांतिकारी नेता कुछ मामलों में रहस्यमयी खामोशी ओढ़ लेते हैं। जब बात दरभंगा के कुशेश्वर स्थान इलाके के आलमनगर की आती है, जहां 17 नामजद और करीब 150 सवर्णों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कर दी गई, जिसमें कई ऐसे लोग भी आरोपी बना दिए गए जो इलाके में रहते तक नहीं हैं। इस सामूहिक मुकदमेबाजी पर नगीना के सांसद साहब एकदम निर्विकार बैठे हैं, मानो वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। ना बयान, ना ट्वीट, ना संसद में सवाल, सब अमन चैन है, ऐसा उनका रुख बताता है। लेकिन जैसे ही चर्चा यूजीसी पर आ जाती है, चंद्रशेखर आजाद की जुबान फिर से तेज हो जाती है। वे लगातार कहते हैं कि दलितों पर अत्याचार होता है और अगर ऐसा है तो कानून कड़ी कार्रवाई करे और दोषियों को सख्त सजा मिले। ये इनका मौलिक अधिकार है। लेकिन सवाल ये है कि उन लोगों का क्या कसूर जिनका इन मामलों से दूर दूर तक लेना देना नहीं, लेकिन झूठे SC/ST एक्ट में फंसाकर जिनकी जिंदगी तबाह कर दी जाती है। सांसद साहब की यही चयनात्मक मुखरता तब और चुभती है जब ललितपुर के विष्णु तिवारी का नाम सामने आता है। मायावती सरकार के दौरान उन पर झूठा मामला लगा, 20 साल जेल में काटनी पड़ी। जब तक सच्चाई सामने आई तब तक उनकी माँ, पिता, भाई और पूरा परिवार बिखर चुका था। आज विष्णु तिवारी अपनी झोपड़ी में अकेले आंसू बहा रहे हैं, लेकिन इस दर्द पर चंद्रशेखर आजाद खामोश है। इसी तरह बिजनेसमैन विजय कुमार अग्रवाल को भी SC/ST एक्ट में फंसाने की कोशिश हुई थी। वे आर्थिक रूप से मजबूत थे, इसलिए कानूनी लड़ाई लड़ पाए और बच निकले। मगर हर कोई इतना सक्षम नहीं होता। एडवोकेट परमानंद गुप्ता और एडवोकेट लखन सिंह जैसे कई लोग पैसों की उगाही के लिए इस कानून का दुरुपयोग करते रहे हैं और उनकी साजिशों में वे लोग फंसते रहे हैं जिनका जातिगत टिप्पणी से कोई लेना देना ही नहीं था। जमीन कब्जा कर लो और जब असली मालिक उसे छुड़ाने आए तो उस पर SC/ST एक्ट लगा दो। अपने जानवर किसी के खेत में छोड़ दो और विरोध हो तो फिर वही एक्ट थमा दो। यही खेल चलता रहा, लेकिन इस पर सांसद साहब की जुबान नहीं खुलती। चंद्रशेखर आजाद जिस संविधान की शपथ लेकर संसद में बैठे हैं, उसमें क्या सवर्णों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है? तिलक, तराजू और तलवार से लेकर भूरे बाल साफ करो जैसे नारे सालों से सवर्णों के खिलाफ लगाए जाते रहे हैं। क्या ये जातिगत टिप्पणी नहीं है? आरक्षण से पिछड़ों को आगे बढ़ाने का बहुत कम लोग विरोध करते हैं, लेकिन क्या अब कॉलेज कैंपस में भी बच्चों को जातियों में बांटा जाएगा? कल अगर पार्किंग पर झगड़ा हुआ तो क्या सवर्ण बच्चों का करियर यूजीसी की नई गाइडलाइंस के तहत खत्म कर दिया जाएगा, जबकि झूठे आरोप लगाने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? अगर यही तर्क है तो शिक्षा कर और जजिया कर भी लगा दीजिए, लेकिन असली हिम्मत तब देखिए जब चंद्रशेखर आजाद ये आंदोलन करे कि जाति व्यवस्था खत्म हो, इंसान और इंसान बराबर हो और स्कूल से लेकर नौकरी तक जाति का कॉलम हमेशा के लिए हट जाए। मगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनकी अपनी राजनीति की दुकान भी इसी पर चलती है। फिलहाल वे आंदोलन कर रहे हैं, करें भी, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है और यहाँ हर किसी को बोलने का अधिकार है। लेकिन चुनिंदा मुद्दों पर गरजना और वास्तविक पीड़ितों पर चुप रहना, यही उनकी राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास बन चुका है। फिर 8 तारीख को संत कबीर नगर में, फिर जौनपुर में ये कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। आजाद समाज पार्टी 2027 के लिए कमर कस चुकी है। कमजोर वर्गों में भाईचारा किस तरह बने, कमजोर वर्गों के लोगों को एकजुट कैसे किया जाए, उनकी संख्या के आधार पर उनके अधिकार उनको कैसे मिले, और जिस तरह से अभी यूजीसी में जब यूजीसी के लिए गाइडलाइन आई, किस तरह का माहौल बना, किस तरह से दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को भी जो है, जिनको हिंदू हृदय सम्राट बताया, उनको भी गालियां दी गई जाति के आधार पे। ये सच है कि जो हिंदू राष्ट्र की बात होती है, जो जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाईचारा की बात होती है, वो खोखला है। उसके पीछे जाति सच है। जब किसी भी जाति के अधिकारों पर अतिक्रमण होगा
तो वो हिंदू की रीति से बाहर निकल के अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी, जैसे भी स्वर्ण जाति के लोग लड़े। और जबकि उस यूजीसी गाइडलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं, मैं अधिवक्ता भी हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लोकसभा में प्रतिनिधि हूँ, मैंने वो कहा है कि दिखाइए कहाँ इसमें भेदभाव है। काल्पनिक रूप से दिमाग में बात सोच के कल हमारे बच्चों को मुकदमा हो सकता है या उनका कैरियर खराब हो सकता है। हमारे तो 72 बच्चे हर साल जो है SC ST OBC के संस्थागत हत्या का शिकार होते हैं। और NCRB का डेटा कहता है कि लाखों महिलाओं के साथ रेप हत्या होती है, लोगों को मारा जाता है, जुल्म होते हैं, जाति धर्म के नाम पे अन्याय होते हैं, दुकानें बंद करवाई जाती है, बुलडोजर चलाए जाते हैं, गोलियां लगती है। हम तो इतना अन्याय सह के भी कानून पे भरोसा करते हैं, सरकार की पॉलिसी पे भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ तो एक काल्पनिक बात को दिमाग में रख के आंदोलन करके सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा। चिंतन ये है, कमजोरों में अविश्वास पैदा हो रहा है। सरकार ने लगता है खेल किया है, इसलिए सरकार की परीक्षा है। और हम लोग 11 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पे, इसी बात के साथ कि हम यूजीसी को वापस जो है लागू करा के रहेंगे। SC ST OBC के बच्चों को मरने नहीं देंगे, संस्थागत हत्या नहीं होने देंगे, अपने अधिकारी कर्मचारी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। और जो बाकी जो है सेक्टर, उन सब में भी यूजीसी की गाइडलाइन लागू हो, वो भी इसकी परिधि में आए, चाहे वो IIT हो, IIM हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे मेडिकल सेक्टर हो, चाहे कृषि के जो विश्वविद्यालय, उन सब जगह भी ये गाइडलाइन ला रही हो, क्योंकि इस देश में जाति सच है और जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक।